एक ऐसे टाइम पे जब रियल एस्टेट एक मल्टी ईयर अप साइकिल में है, होम इम्प्रूवमेंट थीम एक रिजिलियंट प्रॉक्सी प्ले है और इस होम इम्प्रूवमेंट थीम में बहुत सारी चीजें आती हैं। कैसे बड़े बड़े प्लेयर्स बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज डाउन साउथ में विशाखापट्टनम में एक एमडीएफ मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्री में ही हूँ और ये एक रीसेंट एंट्रेंट भी है कंपैरेटिवली और बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर करना चाहते हैं। आई एम एट रुशील डेकोर्स फैसिलिटी हियर। हाय, आई एम प्रियंका उपल और मेरे साथ आज रुशील डेकोर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रुशील ठक्कर जी पहुंच चुके हैं। हेलो रुशील, नाम बहुत इंटरेस्टिंग है कंपनी का, आपके नाम पे बना? हाँ, कंपनी 1993 में फॉर्म की गई थी और वो स्टार्ट किया गया था मेरे ग्रैंडफादर और फादर के। हिस्ट्री हमारी काफ़ी लंबी रही हुई है, वुड इंडस्ट्री से मिली जुली हुई, तो एक्सपांशन भी उस हिसाब से ही हुए। तो एमडीएफ इंडस्ट्री एक बहुत फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री हमारे लिए है। तो वो स्टेप पे हम आगे बढ़ते 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 काफ़ी एक्सपांशंस भी कर चुके हैं, काफ़ी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ला चुके हैं, काफ़ी R&Ds कर चुके हैं एमडीएफ के ऊपर, काफ़ी स्पीशीज़ के ऊपर भी R&D कर चुके हैं जिसके ऊपर से अच्छा एमडीएफ बन सकता है। तो रुशील, मैं आपसे एमडीएफ के प्रोसेसेस तो खैर डीप नहीं समझना चाहूंगी, बट क्योंकि हम इस फैक्ट्री में आए हैं और हमें यहाँ पर बहुत तरह के एमडीएफ दिख रहे हैं, मैं आपके बिजनेस के सीक्रेट्स और इंटेग्रिटीज पे जाऊं। मुझे आप पहले बताइए कि इसमें मुझे कलर क्यों चेंज दिख रहे हैं? ये ग्रीन कलर का एमडीएफ है, वो प्लेन कलर का एमडीएफ है? सो बेसिकली जो प्लेन कलर का दिख रहा है वो इंटीरियर ग्रेड एमडीएफ बोलते हैं उसे। जो ग्रीन कलर का दिख रहा है दैट इज कॉल्ड वीर मैक्स प्रो, जो हम एचडीएफ भी बोल सकते हैं। और थर्ड कैटेगरी जो है वो एक्सटीरियर ग्रेड उसको बोलते हैं, दैट इज नोन एज वीर प्रो प्लस। ओके, ऑलराइट। सो ये जो एमडीएफ की स्टोरी है ये बहुत बाजार को भी पसंद है। स्टॉक मार्केट इज वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस, पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर थीम पे। लेकिन आप लोगों के लिए एक बड़ा जो चैलेंज था डोमेस्टिक एमडीएफ मैन्युफैक्चरर्स के लिए कि चीपर इंपोर्ट्स आ रहे थे बहुत सारी बाहर की कंट्रीज, क्योंकि बाहर स्लो डाउन था। तो कुछ कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, जहाँ से थोड़ा सा चीपर इंपोर्ट आ रहा था और गैप भी काफ़ी है। वो एक बड़ा कंसर्न था कि अब तक इंपोर्ट की बात की जाए तो एक थोड़ा थ्रेट है, पर जब हम लोग रॉ मटेरियल की बात करते हैं जो अंदर वुड यूज़ होता है, ज़्यादातर जो कंट्रीज़ आप बताएं इंडोनेशिया, मलेशिया, वहाँ पे काफ़ी हद तक एमडीएफ रबर वुड में से बनता है। और जबकि हम लोग इंडिया में से जो भी एमडीएफ बनाते हैं वो या तो फिर यूकेलिप्टस में से बनता है, सिल्वर ओक में से बनता है या पॉपुलर में से बनता है। ठीक है। तो हम जब इंपोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो एक तरीके से रबर लेटेक्स जो उसका एक फॉर्म है वो अंदर रहता ही है, तो वो बोर्ड्स काफ़ी हद तक एक इंजरियस भी होते हैं क्योंकि उसके अंदर केमिकल मिक्सचर और उसका लेटेक्स की वजह से जो फॉर्मेशन होता है वो थोड़ा अनहेल्दी भी होता है। ओके। और रही बात प्राइसिंग कंपैरिजंस की, तो एक डोमेस्टिक प्लेयर, एक डोमेस्टिक ब्रांड होने का हमें हमेशा प्रिविलेज मिला हुआ है एंड हम लोग काफ़ी हद तक हमारे कस्टमर्स को उस बात के लिए थैंकफुल भी है। राइट। नहीं, आपकी अब जो रिपोर्ट्स आ रही है, जो इंडस्ट्री रिपोर्ट्स है, वो तो ये कह रही हैं कि इंपोर्ट एक कंसर्न था, लेकिन अब कहीं ना कहीं इंपोर्ट्स फॉल भी हो रहे हैं, कम भी हुए हैं। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर के लिए तो फायदा है, क्योंकि तभी आपके नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसमें ऐसा है कि जो भी इंपोर्ट हो रहा था वो इंटीरियर ग्रेड हो रहा था, कभी भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट इंपोर्ट्स इतने हैवी वॉल्यूम पे हुए ही नहीं है। ठीक है। और हम मार्केट की बात करें तो अभी काफ़ी हद तक जो एंड यूज़र है उसको भी पता चलना चालू हो गया है कि एचडीएफ क्या है, एक्सटीरियर क्या है, इंटीरियर क्या है। तो कोई भी बंदा जब सिलेक्शन करने जाता है तो ही ऑलवेज लाइक्स टू हैव अ हाई एंड प्रोडक्ट। श्योर। तो उसकी वजह से जब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें हमें एक बहुत अच्छा एडवांटेज मिल जाता है कि डोमेस्टिक प्लेयर होने की वजह से। राइट। इतने बड़े स्केल पे जब हम एमडीएफ बोर्ड्स को देख रहे हैं, कई बार सुनते हैं एमएम 8 mm 12 mm, ये सब सुनते हैं। जब घर बनाने जाते हैं तो ये सारी बातें जरूर सुनते हैं। रुशील, मैं तो पहली बार एक बड़ी फैक्ट्री में आई हूँ और इन यूनिट्स को देख रही हूँ, लेकिन अगर हमें आपका प्रोडक्ट मिक्स समझना हो, उसमें कितना कंट्रीब्यूशन आपका एमडीएफ से है, कितना वैल्यू एडेड से है? एमडीएफ की बात करें तो वैल्यू एडेड हमारा लास्ट ईयर जो प्रोजेक्ट हमने फिगर्स दिए थे उसमें 27% था और ये साल का हमारा टारगेट है कि वो हम 40% तक लेके जाए उसको। रही बात डिफरेंट थिकनेस की, तो हर एक थिकनेस का खुद का एक मार्केट शेयर है। बिल्कुल। जैसे 2 mm का हो गया तो वो केक्स और पेस्ट्रीज का जो बेस होता है उसके लिए यूज़ होता है, काफ़ी हद तक टेक्सटाइल्स में यूज़ होता है।
केक्स जब और बेस का, यानी हम जो केक खा लेते हैं एक टेस्टी सा यम्मी सा, उसके नीचे बेस बना होता है, तो हमने कभी सोचा नहीं वो भी एमडीएफ बोर्ड ही होता हाँ, है। उसका बहुत बड़ा मार्केट है अच्छा। एक्चुअली में। बाद में फोटो फ्रेम्स के पीछे भी एमडीएफ लगता है, करेक्ट। फ्रेम्स जो बनती है वो भी एमडीएफ में से बनती है। एमडीएफ एक होमोजीनियस स्ट्रक्चर है, तो उसकी वजह से कोई भी ओईएम हो या कोई भी मशीनिंग करनी हो वो काफ़ी इजी हो जाती है सबके लिए। तो उसकी वजह से एमडीएफ एक प्रिफर्ड चॉइस बन जाता है सबके लिए। श्योर। क्योंकि एक बड़ा जो एमडीएफ डेफिनेटली एक बड़ी ग्रोथ स्टोरी है जो इस होम इम्प्रूवमेंट थीम में प्ले आउट करेगी, एट लार्ज प्ले करेगी। हाँ। लेकिन जो बड़े चैलेंजेस हैं, पहला बड़ा चैलेंज की हाईली अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ये अब भी, और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं वहाँ पर बहुत बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी अपनी एक वेल नोन इमेज बना चुके हैं। ये दोनों चैलेंजेस को रुशील डेकोर कैसे फाइट कर रहा है? जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात की जाए तो एमडीएफ के अंदर काफ़ी छोटा सेक्टर है वो, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैपिटल इंटेंसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसके अंदर बहुत बड़ी लगती है। जैसे आज यही स्केल का आप प्लांट लगाने की बात करो तो कम से कम आपको कैपेक्स चाहिए 600 से 650 करोड़ का, यही स्केल का अगर लगाना हो तो। श्योर। और उसके बाद जब हम लोग ये मशीन्स को टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स जो भी लाते हैं वो या तो फिर चाइना से लाते हैं या तो फिर सेकेंड हैंड मशीनरी लाते हैं। तो वो ओवरहेड्स जो हमारे एज अ ऑर्गेनाइज प्लेयर है और वो जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर के उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है। रही बात दूसरे हमारे स्पेस की, तो हम भी एक काफ़ी अच्छा वॉल्यूम, काफ़ी अच्छा शेयर मार्केट में एमडीएफ के अंदर प्ले कर रहे हैं। जो बाकी हमारे कॉम्पिटिटर्स है, पीयर कॉम्पिटिटर्स है, उनके पास काफ़ी दूसरे प्रोडक्ट्स भी है, जैसे प्लाईवुड हो गया या तो फिर पार्टिकल बोर्ड हो गया। हम एक ऐसी कंपनी है जो 100% एमडीएफ को लेके चल रही है और एमडीएफ का फ्यूचर हम अच्छे से देख पा रहे हैं। नहीं ठीक है, बिल्कुल। इनफैक्ट एमडीएफ की स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये आपको आउट परफॉर्मेंस करने का मौका भी देगा, प्योर एमडीएफ प्लेयर आपको। लेकिन आपने जो अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज के बीच का जो डिफरेंस समझाया हमें, और ऑफ कोर्स इतने बड़े बड़े कैपेक्स लगते हैं, इतनी बड़ी फैक्ट्रीज लगती हैं, इसी अगर कैपेक्स इसी यूनिट की आपकी बात करें, ये आपकी ग्रीनफील्ड रिसेंट यूनिट है आपकी, इस यूनिट के आने के बाद आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किस लेवल पर है? कैपेसिटी लास्ट फिनेंशियल ईयर में हमने करीबन आई थिंक 78% जितना यूटिलाइज किया है टोटल कैपेसिटी को। ओके। और ये प्लांट की पर्टिकुलरली बात करें तो हम 70% ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ओके। ये थोड़ा 70% उसकी वजह से लंबा लग रहा है क्योंकि बीच में एक साल आ गया कोविड का, जिसके अंदर हमारा जो मशीन का टीथिंग पीरियड था, जो उसको स्मूथ करने के लिए जो टाइम चाहिए था, वो पूरा एक साल बिगड़ गया था बिकॉज ऑफ कोविड, क्योंकि जर्मन इंजीनियर्स नहीं आ पा रहे थे, कोई सपोर्ट ऑनलाइन मिल पा रहा था पर ऑनलाइन में उतना कैपेसिटी से हम लोग वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। तो ये प्रोजेक्ट एक साल थोड़ा डिले हो गया उसकी वजह से। ओके। वरना ये प्लांट आज भी हम लोग 90% पे चला रहे होते। श्योर। सो आपका एक पार्ट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में तो एमडीएफ है ही, दूसरा बड़ा कंपोनेंट वैल्यू एडेड। थोड़ा सा एक बार व्यूअर्स को दिखाते हैं एक्चुअली वैल्यू एडेड होता क्या है। आपके उस सेक्शन पे चलते हैं जहाँ पर आप एक्चुअली देख सकते हैं कि वैल्यू कैसे ऐड हो रही है किसी प्लाईवुड में। चलो ले चलता हूँ आपको। चलिए। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की जैसे रुशील हम बात कर रहे हैं, ये आपका 6th मेजर प्लांट है और आई थिंक लैमिनेट्स को लेकर भी आप शायद एक और कैपेक्स करने वाले हैं। जी, अभी लैमिनेट में हम एक और कैपेक्स करने जा रहे हैं। हम बेसिकली जंबो लैमिनेट इंस्टॉल करने जा रहे हैं, जो हमारा यूरोपियन मार्केट हो गया, अमेरिकन मार्केट हो गया, और मतलब डेवलप कंट्रीज जो मार्केट है जहाँ पे वो बड़े साइजेस लगते हैं, वो अभी तक हमने हमारे प्रोडक्ट बास्केट में डाले नहीं थे, अभी हम उसको डालने जा रहे हैं। Sure. तो उसकी वजह से जो हमारे मार्जिन्स काफ़ी लोगों को थोड़े श्रिंक लैमिनेट में दिख रहे हैं, पर उस वैल्यू एडिशन की वजह से उसमें भी हमारे मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं। श्योर। रुशील, अगर इस पूरी मार्केट में अगर एक बड़ा स्ट्रैटेजी बनानी हो तो मतलब क्या प्राइस कम्पिटिटिव होना होगा? क्योंकि डोमेस्टिक में अगर 3-4 आप सबके पास एक मार्केट शेयर है, लेकिन क्या प्राइसिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है? जी बिल्कुल, प्राइसिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है। हम जब साउथ इंडियन मार्केट की बात कर रहे हैं तो साउथ इंडियन मार्केट में
हम नज़दीक होने की वजह से एक काफ़ी हद तक हमारा मार्केट शेयर बाकी कॉम्पिटिटर से बड़ा रहता है। बट उसी वक्त जब हम नॉर्थ में जाते हैं तो हमें प्राइस कॉम्पिटिटिव होना पड़ता है, राइट। और उस वजह से हम लोग कुछ बार स्पॉन्टेनियस डिसीजंस ले लेते हैं कि प्राइसिंग को कैसे हम लोग मैनेज कर पाए। करेक्ट। रुशील, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स की ना यूनिट यहाँ है साउथ में, डाउन साउथ में, ऑफ कोर्स आपके लिए रॉ मटेरियल एक बड़ा फेच करना आसान है, लेकिन ये पूरे पैन इंडिया लेवल पे जब आपका मटेरियल जाता है, जब प्रोडक्ट्स जाते हैं, तो प्राइसिंग कहाँ कहाँ कैसी कैसी रहती है, नॉर्थ साउथ कैसा जोग्राफीज वाइज रहती है? तो डायनामिक्स हमारे लिए ऐसा है कि साउथ में हमारे पास एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, क्योंकि हमारा जो पहला प्लान था तब से अभी तक हम लोग साउथ इंडिया में ही रहे हैं। और जब बात करें एमडीएफ की लॉजिस्टिक्स की, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, राइट। क्योंकि ये एक कॉमोडिटी प्रोडक्ट है। तो उसको जब हम लोग नॉर्थ ले जाते हैं, ईस्ट ले जाते हैं, या वेस्ट ले जाते हैं, या सेंट्रल ले जाते हैं, तो इस हिसाब से हमारे प्राइसिंग डायनामिक्स पूरे चेंज हो जाते हैं। श्योर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हम लोग नॉर्थ जाते हैं तो हम शायद हमारे कंपटीटर से थोड़े महंगे भी हो जाए, बट उसी समय में जब हम साउथ में होते हैं तो हम हमारे कॉम्पिटिटर से 2-3% हमारे प्राइसिंग लो भी होते हैं। श्योर। ओके, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं, लैमिनेट्स में आपने कैपेक्स किया है, अगर ओवरऑल हमें आप कोई गाइडेंस देनी हो कि अब आप ये जो आपका इस फील्ड के जो रेवेन्यूज हैं वो कौन से क्वार्टर से में रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे, लैमिनेट्स की जो आपकी कैपेक्स आएगी, ये ओवरऑल एक गाइडेंस देनी हो, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रही है, 15 से 20% की CAGR है आपकी इंडस्ट्री की, आप हमें क्या मार्जिन या फिर रेवेन्यू की गाइडेंस दे सकते हैं? लेमिनेट में जो हम लोग कैपेक्स इनकर करने जा रहे हैं, हम उसकी यूटिलाइजेशन नेक्स्ट ईयर के क्वार्टर एंड से करेंगे, फर्स्ट क्वार्टर के एंड से। और CAGR की बात करें तो लेमिनेट इंडस्ट्री का CAGR 6-6.5% का रहा है, बट उसके सामने जब हम लोग MDF की बात करें तो MDF ने काफ़ी हद तक बहुत बड़ा CAGR 15 से 20% का देखने को मिलता है। Correct. तो वो जो 15 से 20% का और एक डिफरेंस है, पर जब हम लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, जंबो लेमिनेट्स की बात करते हैं, तो वो उसके अंदर से हमारा एक बहुत बड़ा शेयर निकल के आता है रेवेन्यू का। हम करीबन नए लेमिनेट के प्लांट से फर्स्ट ईयर के अंदर करीबन 50 करोड़ का मार्केट कवर करेंगे, 50 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेंगे। जैसे ये आपका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है। हाँ, ये एक हमारा हाँ। प्रीलेम MDF है, बोथ साइड लेमिनेट, तो ये भी एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है। तो काफ़ी सारे वास्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्जिन प्रोडक्ट देखना हो, MDF है, वैल्यू एडेड है, लैमिनेट्स हैं, कौन सा सबसे ज़्यादा हाई मार्जिन प्रोडक्ट है? लेमिनेट और MDF का कंपैरिजन ऐसे नहीं किया जा सकता, क्योंकि लेमिनेट एक डिज़ाइनर प्रोडक्ट है जो डिज़ाइन के ट्रेंड के ऊपर चल रहा है, और MDF एक पूरा अलग से सेगमेंट हो गया जो पूरा पैनल बोर्ड कमोडिटी के ऊपर चलता है। तो अगर हम MDF की बात करें तो प्रीलेम और उसमें भी HDF बोथ साइड लेमिनेट हो, तो वो हमारा बिगेस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट अभी गिना जा सकता है। और लेमिनेट की बात करें तो लेमिनेट में काफ़ी हद तक बहुत सारी अलग अलग सीरीज़ होती है, अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं जो काफ़ी वैल्यू एड करते हैं, जैसे कि एक्सटीरियर फसाडिंग के लिए लेमिनेट हो गया, या एंटी फिंगरप्रिंट वाला लेमिनेट हो गया, या तो फिर कलर कोर, मतलब यू कैन हैव अ होमोजीनियस स्ट्रक्चर, पूरा कलर कोर लेमिनेट हो गया। लेमिनेट के अंदर ये सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, और ये काफ़ी हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स होते हैं। तो रुचिल, अभी जो हम बात ही कर रहे थे कि 15 से 20% MDF की इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है। हाँ। आपकी, क्योंकि स्पेस में 3-4 बड़े प्लेयर्स ही हैं। हाँ। उसमें इंडस्ट्री में जो जिसकी ग्रोथ इंडस्ट्री ग्रोथ से ऊपर होगी, बाजार उसे प्रीमियम देगा। आपकी ग्रोथ क्या हमें बता सकते हैं, गाइडेंस क्या दे सकते हैं? गाइडेंस मैं बोल सकता हूँ कि हम लोग अप्रॉक्सीमेटली ग्रो करेंगे 14 to 20% के बीच में, क्योंकि हमारे पास अभी एक बहुत बड़ा स्पेस बाकी है जो वैल्यू एडेड में, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि हम 40% तक हम लोग हमारी वैल्यू एडिशंस को एक्सपांड करना चाहते हैं। तो वो एक हमारी ग्रोथ स्टोरी का एक बहुत मेजर रोल होगा। श्योर। रुशील, ठीक है, तो आगे जाके क्या और इनोवेशन के प्लान हैं? क्योंकि आई एम श्योर आपकी इंडस्ट्री में भी लगातार होम इम्प्रूवमेंट इतनी बड़ी थीम है, आए दिन ट्रेंड्स बदल रहे हैं। कोविड के बाद का ही ट्रेंड आप देख लें, जहाँ पहले लोग फर्नीचर घर आके बनवाते थे, MDF आता था, प्लाई आता था और तमाम चीज़ें आती थी, अब तो लोग रेडीमेड फर्नीचर चाहते हैं। ये ट्रेंड्स कितनी लगातार बदल रहे हैं इस इंडस्ट्री में?
अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया काफ़ी हद तक वेस्टर्न ट्रेंड को फॉलो करता आ रहा है, और वेस्टर्न ट्रेंड के मुताबिक अगर हम लोग रिपोर्ट्स देखें तो वहाँ पे MDF और पार्टिकल बोर्ड का शेयर करीबन 60% to 65% है। जब हम इंडिया की बात करें तो अभी कुछ परसेंटेज में ही है। ओके। अभी प्रोजेक्टेड ग्रोथ MDF सेगमेंट का किसी सर्वे में आया गया था कि बाय 2025 वो 5,000 करोड़ की इंडस्ट्री होगी, पर वो सिचुएशन आज ही हो चुकी है, जो मतलब आप समझ सकते हो कि ग्रोथ लेवल इस इंडस्ट्री का कितना बड़ा है। घरों को लेकर, होम इम्प्रूवमेंट को लेकर, अपने नए फर्नीचर को लेकर लोगों को भी इनोवेशन भी बहुत पसंद है। तो अब ये टर्माइट प्रूफ, फायर रेजिस्टेंस, ये सारे बेसिक इनोवेशंस हैं या और भी कुछ इनोवेशंस आप इंट्रोड्यूस करते हैं? ये तो सारे क्या होते हैं कि जो नॉर्म्स होते हैं वो नॉर्म्स फॉलो करने वाली बात हो गई। रियल इनोवेशन होता है कि जब वुड की स्पीशीज को स्टडी करो, ओके। वो कितनी स्ट्रेंथ है, उसका फाइबर क्या बन रहा है, वो R&D हमारी लैब में चालू ही रहती है। बिकॉज हमारा रॉ मटेरियल 40% वुड है, तो हमें हमेशा उसके अंदर कुछ ना कुछ R&D चालू करना ही पड़ता है और रखना पड़ता है। रेजिन की बात करें तो वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिन्स होते हैं। यूरोपियन स्टैंडर्ड बनाना है तो अलग है, अमेरिकन स्टैंडर्ड बनाना है तो अलग है, अब इंडियन स्टैंडर्ड अलग है। तो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से रेजिन्स में भी हमारे R&D चालू रहते हैं। अगर इस पूरी इंडस्ट्री को देखें तो वेल नोन ब्रांड्स की ना एक दबदबा तो है। ब्रांड इक्विटी को लेकर, अपनी ब्रांड इमेज को और बड़ा इन्हांस करने के लिए, क्योंकि तब बड़ा मार्केट शेयर आपके पास आ सकता है, तो आप क्या मार्केटिंग या अग्रेसिव मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज, ब्रांड एंडोर्समेंट? हम ये पहले भी करते हैं और अभी भी हम लोग वही कर रहे हैं। हमारा B2B चैनल जो भी हमारा जो स्ट्रॉन्ग है, वो चैनल के ऊपर हम लोग इन शॉप ब्रांडिंग करना, शॉप बोर्ड्स बनाना, डीलर्स मीट करना, कारपेंटर्स मीट करना, बाद में कारपेंटर्स को MDF को कैसे यूज़ करना है उसको एजुकेट करने के प्रोग्राम्स हो गए। वैसे हमारा स्ट्रेटेजिक ब्रांडिंग और मार्केटिंग तो चालू रहता ही है। उसके अलावा हमने काफ़ी BTL ATL एक्टिविटीज़ और भी उसके अलावा प्लान की गई है, जो ये साल हमें बहुत एग्रेसिव मार्केटिंग का स्कोप देगी। तो अगर आपके पूरे स्प्रेड में मार्केटिंग का बजट देखना चाहें इन सब चीज़ों का, क्या आपने एलोकेट किया है कुछ? आप बोल सकते हो अप्रोक्सीमेटली हम 2 to 3% के बीच में खेलते रहते हैं, क्योंकि जब हम लेमिनेट की बात करते हैं तो लेमिनेट के अंदर कैटलॉग्स काफ़ी हैवी होते हैं। 500 से प्लस डिज़ाइंस होती है, 50 प्लस टेक्सचर्स होते हैं, तो उसके अंदर जो कैटलॉग्स का मूवमेंट होता है वो काफ़ी हैवी होता है। तो उसकी वजह से हमारा काफ़ी स्प्रेडेड बजट रहता है, और हम 2 to 3% के अप्रोक्सीमेटली कुछ ना कुछ हम लोग स्पेंड करते रहते हैं। सुशील, टोटल ओवरऑल सारी कैटेगरी का प्लस मिलाकर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर में आपका कितना बड़ा मार्केट शेयर होगा? MDF की बात करें तो हम इंडिया के 3rd लार्जेस्ट प्लेयर है, और लेमिनेट की बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया की टॉप 5 ब्रांड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो हम इंडिया के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर MDF के हैं, और लेमिनेट की बात करें तो हम इंडिया के 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं। तो जर्नी हमारी काफ़ी स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक के बीच में। नहीं, नाइस। एक्सपोर्ट मार्केट की भी बात करते हैं और जर्नी की भी बात करते हैं, तो बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन तो रुशील के साथ हुई है, पर हर जर्नी एक पड़ाव पर तो आती है। आइए आगे चलते हैं। तो हमारे पीछे आप ये जो बड़े स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये बड़ी बड़ी मशीन्स किस लिए लगाई हैं? रुशील, क्या इनसे कुछ प्रोसेसेस हो रहे हैं? व्हाट इज दिस फॉर? ये बेसिकली ड्रायर डक्ट है। ये फाइबर को रेजिन के साथ मिक्स करने के बाद उसको ट्रांसपोर्टेशन हमारा जो हार्ट होता है प्रेस वहाँ तक पहुँचाने के लिए की जाती है। ये उसी की सारी मशीन आप देख पा रहे हो। मेजरली मतलब आप कह रहे हैं एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए कि पोल्यूशन बाहर ना जाए। और ये वाली मशीन है वो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लगाई गई है, जो कि एटमॉस्फेयर को अच्छे से कंट्रोल कर सके और फिल्टर्ड एयर ही बाहर जा सके, पॉल्यूटेड एयर बाहर ना जा सके। श्योर। रुशील, आप तो 3rd जनरेशन से इस बिजनेस में हैं। आई एम श्योर कोई बड़ी सीख आपके पापा से, दादाजी से, या उस जनरेशन से आपको जो बिजनेस को होल्ड करने के लिए मिली हो।
बचपन से मैं देखता आ रहा था मेरे ग्रैंडफादर को, मेरे फादर को, कि वो जो भी करते थे बाद में अल्टीमेटली एक सोसाइटी को कुछ वापस देने की तमन्ना भी उनके साथ बहुत बड़ी थी। तो हम जैसे वुड काफ़ी यूज़ करते हैं, तो हमने भी इनिशिएटिव वैसा ही कुछ लिया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्रो फॉरेस्ट्री हम लोग भारत के अंदर करें। लास्ट ईयर हमने करीबन 12 करोड़ ट्री लगाए और 12 करोड़ ट्री लगाए और काफ़ी सारे फार्मर्स को हेल्प भी की और उनको एजुकेट भी किया कि उनकी पेरीफेरी पे ये एग्रो फॉरेस्ट्री ट्री लगा के एक एडिशनल इनकम जनरेट कर पाए। दैट्स वेरी नाइस रुशील। मुझे बहुत पर्सनली मजा आया आपकी पूरी इंडस्ट्री को समझने में, आपके साथ इंटरेक्ट करने में। विश यू लक एंड थैंक्स वेरी मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। सो रुशील डेकोर एक प्रोमिनेंट प्लेयर है एमडीएफ मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में, और अब रिपोर्ट्स जो मानती है वो ये मानती है क्योंकि अब तक इनके लिए जो बड़े इंपोर्ट्स, चीपर इंपोर्ट्स एक रीजन था, वो कहीं ना कहीं वो जो टर्बुलेंट फेज है उसका इम्पैक्ट भाव में ऑलरेडी आ चुका है, और अब एमडीएफ प्लेयर्स आउट परफॉर्म करेंगे अपने अदर वुड पैनल पियर्स को। सो ये एक ग्रोथ सेगमेंट है और इसमें जो बड़े प्लेयर्स रहेंगे जो इंडस्ट्री ग्रोथ को मेंटेन करके रख पाएंगे वो हमेशा आउट परफॉर्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी कॉन्वर्सेशन को देखने के लिए, और हमारी इस कोशिश में कि हम आप तक कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स ला पाएँ, बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट से बात कर पाएँ, इसी कोशिश में ताकि हमारे इन्वेस्टर्स का फायदा हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।